नमस्कार। साहित्य सृजन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हिंदी के वरिष्ठ महत्वपूर्ण कवि श्री कुमार अम्बुज जी। नमस्कार। नमस्कार। आज हम कुमार अम्बुज जी से उनके नए ताज़ा कविता संग्रह उपशीर्षक पर कुछ बातचीत करेंगे और उनसे कुछ कविताएं सुनेंगे। कुमार अम्बुज जी का नाम सब लोग जानते हैं, सब परिचित हैं। हिंदी साहित्य में वे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके पिछले जो 5 कविता संग्रह आए हैं उन पर उनकी कविताओं को हमने पढ़ा है, उन पर लगातार बातचीत होती रही है और उनकी कविताएं अपने समय और समाज में एक हस्तक्षेप की तरह होती हैं और वो एक तरह से हम कहें कि वो समाज का और पूरी स्थितियों का जायज़ा लेते हुए अपनी कविताओं में शामिल करते हैं। इस संग्रह में उनकी 82 कविताएं हैं और एक लंबी कविता शोक सभा भी है। ये मैं बताना चाहूँगा कि ये उनके संग्रह में जो कविताएं हैं वे 2012 से 2021 के दौरान लिखी गई कविताएं हैं। इन कविताओं में नागरिक जीवन के संतरास भरे अनेक चलचित्र हैं जो हमें गहरे दुख, व्यथा और ग्लानि में भी डालते हैं। रोज़मर्रा के जीवन से मनुष्य की बहुतेरी छवियाँ हैं जो हमारे सामने रक्तिम यथार्थ को लेकर आती हैं। नैतिक पतन, न्याय की आकांक्षा, मनुष्य के ज़रूरी अधिकारों को बताती हुई ये कविताएं साधारण मनुष्य के पक्ष में चिंता और अनुराग से भरी हुई हैं। इन कविताओं में सामाजिक राजनीतिक यथार्थ की सिर्फ पड़ताल ही नहीं करते, वरन मैं कहना चाहूँगा कि वे फजल ताविश के शब्दों में देखते हैं कि रेशा रेशा उधेड़ कर देखो, रोशनी किस जगह से काली है। कहने की ज़रूरत नहीं कि यह यथार्थबोध गहरी राजनीतिक चेतना से लैस है और मनुष्य जीवन के पक्ष में वैचारिक प्रतिबद्धता इन कविताओं को अधिक विश्वसनीय, प्रासंगिक और बहस तलब बनाती है। संग्रह में उनकी कुछ कविताएं आत्मीय संबंधों के बारे में भी हैं। वे हम सबकी कविताएं लगती हैं, जैसे ब्याहता बहनें, पिताओं के बारे में कुछ पंक्तियाँ, पुश्तैनी मकान, जन्म स्थान आदि ऐसी ही कविताएं हैं। कुछ कविताएं उनके संग्रह में स्मृति की भी है, भूदृश्य, व्यतीत, प्रेम की स्मृति में संभ्रम, कीमत आदि, जिनके प्रति उनका गहरा अनुराग दिखाई देता है। कुछ कविताएं मनुष्य के अकेले होते जाने की है, जिनमें कहीं कहीं पीड़ा और निराशा दिखाई देती है, जैसे डिमेंशिया, एक सर शाम, अकेलापन। ऐसी एक अद्भुत कविता उत्तरार्ध है जिसमें सेवानिवृत्त जीवन का दारुण चित्र प्रस्तुत है। बहरहाल मैं चाहूँगा कि अम्बुज जी हमारे दर्शकों को कुछ कविताएं सुनाएं। ठीक है अनिल जी, मैं आपको 2 कविताएं यहाँ सुनाता हूँ। जी। पहली कविता है मरने से पहले अमर। मरने से पहले अमर। मरने से पहले अमर। जो मरने से पहले होना चाहते हैं अमर, उनके पास सब कुछ होता है, बस यह भरोसा नहीं होता कि वे अमर हो जाएंगे। जी। एक उम्र तक उनको लगता है यह वसुंधरा उनकी है और मरने का ख्याल भी जेहन में नहीं आता, मगर ताकत और सत्ता का गच्चा, प्रसिद्धि और माया की चरित्रहीनता आखिर सामने आती है। तब ध्यान आता है कि अरे, अभी वे अमर तो हुए ही नहीं हैं। सामर्थ्य याद दिलाता है कि वे अमरता खरीद सकते हैं, लेकिन खोजने पर वह कहीं मिलती नहीं। फिर धर्म स्थलों के पत्थरों, सीढ़ियों का एक तरीका दिखता है, लेकिन लोग तो उन्हें पैरों से कुचलते हुए या अनदेखा करके निकल जाते हैं। बच्चे भी 1-2 पीढ़ियों तक ही चला पाते हैं पुरस्कार, सम्मान, व्याख्यान माला। यह सोचते ही अमरता की व्यग्रता पीछा करने लगती है नींद में भी, और अक्सर नज़र आती है रक्तचाप की रीडिंग्स में। इस बीच अमर होते रहते हैं वे लोग जिनमें कुछ भी खरीदने की ताकत न थी, जो जीते रहे यह जीवन लड़कर, थक कर, हार कर, और जो कभी अमर होना नहीं चाहते थे। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। एक दूसरी कविता है पाठ्यक्रम से बाहर। पाठ्यक्रम से बाहर। पाठ्यक्रम से बाहर। मैंने हर उस काम को खुशी से किया
मैंने हर उस काम को खुशी से किया जिसका कोई तयशुदा पाठ्यक्रम न था, न कोई विश्वविद्यालय, जहाँ परीक्षाएं नहीं देना थी, न थी उत्तीर्ण होने की कोई शर्त, और जिस काम का रोजगार से कोई सीधा संबंध न बनता था। इसलिए मैं झरनों के पास चला गया जब मेरे बोर्ड के इम्तहान थे, और उस रात जब एक तरफा निर्णय होना था मेरे दुविधाग्रस्त प्रेम का, मैं रात में परेड ग्राउंड के चबूतरे से सप्तऋषियों को निहारता था। वाह। फिर उजड़े जंगलों में तफरीही करता रहा, और हर उस जगह से खुद ही भाग आया या निकाल बाहर किया गया जो जगह लेती थीं औपचारिक परीक्षाएं। आखिर मैदा मिल के पास चाय की गुमटी पर बैठने लगा। शहर की गलियों, बाजारों, पार्कों, मैदानों में घूमता रहा। तमाम लोगों से दोस्तियां हुईं, झगड़ों से कोई परहेज नहीं किया। वाह। बगैर पाठ्यक्रम की पढ़ाई करता रहा और दुनिया के साथ बना रहा कि मुझे कुछ घंटों से नहीं, मेरे पूरे जीवन से देखो। कोई फैसला मत करो, मैं किसी का परीक्षार्थी नहीं हूँ। जिन्हें अनुत्तीर्ण कर दिया गया वे अक्सर जिंदगी में कुलांचें भरते रहे। और जब मैं अपने सबसे बड़े अवसाद से गुजर रहा था, तब स्टेडियम की विशाल गैलरी में बैठा था, बारिश देख रहा था। अंडाकार पृथ्वी धुंधले आकाश के नीचे मेरे सामने नाच रही थी। पूछती हुई मैं कैसी दिखती हूँ इस परिधान में। आप मेरा जवाब समझ गए होंगे, क्योंकि मैं उसका परीक्षक नहीं था, प्रशंसक था। ये दो कविताएं। बहुत सुंदर कविताएं अम्बु जी। हम इसके बाद भी आपसे एक दो कविताएं और सुनेंगे। इन कविताओं को लेकर के कुछ सवाल मेरे पास हैं जो कि एक सामान्य पाठक की तरह से मन में उठते हैं। एक कविता है आपकी स्मृति का जीवन, उसकी 2-3 पंक्तियाँ। अनेक परिजन जिनके साथ गुजारा जीवन स्मृति में है कुछ इस तरह कि अभी रहता हूँ जिन 4 लोगों के संग, तो लगता है उनके साथ नहीं, उनकी स्मृति के साथ रहता हूँ। तो मेरे मन में सवाल आता है कि क्या ये बदलती और बढ़ती आकांक्षाएं, ये बाज़ार, असमाप्त चीज़ें और लगभग एकल आनंद के समय में क्या यह संबंधों की खींचते जाने की पीड़ा है? देखिए, समाज में जब व्यवस्था संबंधी परिवर्तन होते हैं या जिस तरह की व्यवस्था पूरे समाज को संचालित करती है, एक समय सामंतवाद था। सामंतवाद जब था तो कृषि एक मुख्य व्यवसाय था और उसकी वजह से परिवार एक जगह रहते थे। जी। एग्रो सोसाइटी क्या करती है कि मनुष्य को ज़मीन से बांध देती है। जब पूंजीवाद आता है, और पूंजीवाद के बाद हम उत्तर पूंजीवादी युग कह सकते हैं, और अब तो एक कारपोरेटी पूंजीवादी युग है। इसमें सबसे पहले रोजगार के अवसर जो हैं हमारे जगह से ख़त्म हो जाते हैं या कम होने लगते हैं, और उन स्थितियों में मनुष्य का पूरी सभ्यता में, पूरी मनुष्य प्रजाति का एक देश में, एक राज्य में विस्थापन शुरू होता है। जब वो विस्थापन शुरू होता है तो हमारे परिवार बिखरने लगते हैं। तो उन स्थितियों को जब धीरे धीरे हम एक पूरे बड़े कालखंड में, ऐतिहासिक क्रम में देखें तो हम पाते हैं कि मनुष्य के अकेले होने का, उसके एलिनेट होने का भी, उसके अकेले पढ़ते जाने का, एक अकेला होना, एक अकेले पढ़ते चले जाना, अकेले पढ़ते चले जाने का जब समय होता है तो हम पूरे जीवन में निगाह डालते हैं तो हमको लगता है कि ये पूरा जीवन अब ऐसा है कि हम यदि किसी के साथ रह भी रहे हैं तो हम एक निगाह हमारी भविष्य पर है जो ये बता रही है कि ये लगभग जैसे हम उसकी स्मृति के साथ रह रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी वो चीज़ें जो हमारा वर्तमान है एक दारुण स्मृति में बदल जाने वाला है। उस तरह से कविता संभव हुई। हाँ, इसमें बाजार का एक दखल तो है ही, अकेले होते जाने और चीज़ों को बाजार तो पूंजीवाद का एक बहुत, देखिए, एक होता है बाजार तो हम सबकी ज़रूरत होती है, हाट बाजार हमारे यहाँ बरसों से ज़रूरत है। एक होता है बाजारवाद, जिसको हम उपभोक्तावादी पूरे संस्कृति से जुड़ जाता है। जी। तो ये उसका जो पूंजीवाद, उत्तर पूंजीवाद और उत्तर आधुनिकता का जो जीवन है उसका एक अंग हो जाता है। जी। एक कविता है आपकी पहचान, इसकी 3-4 लाइन इसके बाद में अपना सवाल करता हूँ कि जबकि एक ज़माने में आदमी केवल चाल से और बानी से पहचान लिया जाता था,
मैं अब भी भरोसा करता हूँ कुछ पुराने तरीकों पर। जैसे आदमी का उसकी प्रतिज्ञाओं से पहचानता हूँ, जैसे आदमी को उसकी प्रतिज्ञाओं से पहचानता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा उन प्रतिज्ञाओं से टूटने से। ये भी क्या जी। क्या यह प्रतिज्ञाओं के टूटने का समय है? ऐसा लगता है कि सहृदयता से, भलाई से, असहाय के पक्ष में होने की बातों से, या अंतिम आदमी को न्याय की बातों से लोगों का भरोसा ख़त्म होता जा रहा है। देखिए, ये भरोसा ख़त्म होना और हमारा जो समय है, हमें जो चीज़ें शासित करती हैं, जो चीज़ें हमें अनुशासित भी करती हैं और हमारे ऊपर शासन भी करती हैं, ऐसी बहुत सारी सत्ताएं, संरचनाएं रहती हैं। उन सब के बीच में मनुष्य अपने विवेक से, अपनी पक्षधरता से, अपने मनुष्य होने की प्रतिबद्धता से जी। और सामाजिक संबंधों के प्रति प्रेम से पहचाना जाता है। ये इस वजह से वो अन्य प्राणियों से अलग होता है। जी। उसका जो विवेक सम्मत व्यवहार है, जो प्रकृति के साथ उसका सहचर्य है, ये सब जब प्रतिज्ञाएं टूटने लगती हैं और एक दूसरे के प्रति जो भरोसा है मनुष्य खत्म करने लगता है अपनी क्रियाओं के द्वारा, तो फिर ये सवाल खड़े होते हैं कि हम एक ज़माना था, आप याद कीजिए कि एक आदमी कहता था, उसने जो शब्द बोल दिया, हाँ। वही उसके लिए एक वचन हो जाता था और जी। उसके लिए किसी प्रतिभूति की, अन्य किसी गारंटी की, अन्य किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ। लेकिन हम धीरे धीरे एक ऐसे कागजी युग में आ गए हैं, एक ऐसे अविश्वसनीय युग में प्रवेश करते चले जा रहे हैं जहाँ एक शब्द की जो महत्ता है, जी। मनुष्य के शब्द का जो महत्व है और उसकी जो विश्वसनीयता है, वो संकट में आ गई है। तो ये सारे धीरे धीरे कुछ ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण है, जो हम लगातार पीढ़ियों में हमारे साथ रहने वाले लोगों में करते हैं, तो जाहिर है कि कविता उनको संबोधित करती है फिर। जी जी। इसी से लगभग जो है, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। एक कविता आपकी तुम समझना नहीं चाहते, उसको लेकर के कि सबके पास पाप करने के अभिनव तरीके हैं और तुम जो लड़खड़ा कर गिर जाते हो बार बार, यह घुटनों का नहीं नैतिकता का संधिवात है। ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति मुझे लगी। तो और इसी में कविता जो है एक और है, मुझे हर एक पर शक है। ये कविता को भी जोड़ना चाहूँगा। मुझे लगता है कि यह 21वीं सदी के तीसरे दशक में हमारे समाज की एक ऐसी तस्वीर है जिसमें नकली पवित्रताओं के किनारे साफ नज़र आते हैं। मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है यह नैतिकता के साथ साथ मनुष्य और जीवन के पक्ष में प्रतिबद्धता का भी एक संकट है। हाँ, जैसा मैंने आपसे भी कहा, ये उसी क्रम में इसको देखना चाहिए, क्योंकि एक ही जो हमारे जब नागरिक और मनुष्य के जो नैतिक पतन होते हैं या नागरिकता के जो कुछ सवाल होते हैं, वो जब प्रश्नांकित होते हैं, तो उससे जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं हमारे सामने। उसी में ये है कि नैतिकता एक ऐसा शब्द है कि नैतिकता के बारे में एक हमको बात याद रखना चाहिए कि नैतिकता कोई स्थिरांक नहीं है, नैतिकता स्थिर चीज़ नहीं है जी। नैतिकता हमेशा समय, काल, परिस्थिति अनुसार बदलती है। जब आप समय और काल के अनुसार अपनी नैतिकता को अपडेट नहीं करेंगे, अद्यतन नहीं करेंगे उसको, जी। तो नैतिकता के दूसरे आयाम, दूसरे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। तो नैतिकता की बात हो, पवित्रताओं की बात हो, इनको हमें बार बार परिभाषित करना पड़ता है। जी। मैं समझता हूँ कविता भी इनको परिभाषित करती है। वो याद दिलाती है कि जिन चीज़ों पर जो आप एक परंपरा में आप देख रहे हैं, वो अब जीवन इतना आधुनिक हो गया है या ये जीवन के साथ ये समस्याएं आ गई हैं, तो उन परिभाषाओं को आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। कविता का एक बड़ा काम ये भी है कि वह आपको बहुत सारी चीज़ों का स्मरण दिलाती है और बहुत सारी चीज़ों की नवीनीकरण की तरफ भी आपको याद दिलाती है। जी, तो जी। इन परिभाषाओं को अद्यतन करने का काम भी कविता करती है। करती है और जी। करना, मैं मानता हूँ, उसका एक प्रमुख दायित्व में से एक है। जी। हाँ, कुछ कविताएं इसमें मैंने पढ़ी, जैसे जन्म स्थान, पुरानी तस्वीर के जी। बरक्स, डिमेंशिया जिसकी मैंने पहले जिक्र किया, जिसका उत्तरार्ध, एक सर शाम, अकेलापन, ये जो कविताएं हैं, मैंने आपकी पहले की भी कविताएं पढ़ी हैं, पहले संग्रह की, लेकिन इसमें ये कविताएं मुझे लक्षित हुई इस तरह से। तो जैसे ये कविताएं क्या जीवन को एक तरह से उत्तरार्ध से देखने की कविताएं हैं? ये तो होता है जब आप खुद जीवन में उम्र के कई पड़ाव पार करते हैं, तो जी। आप जहाँ से दुनिया को देख रहे हैं
वो जगह भी आपकी परिवर्तित होती है। तो उम्र भी एक तरह का स्थान है, उसमें अनुभव जुड़ता है और जो बढ़ती हुई विकसित होती हुई चीज़ें हैं वो वहाँ से भी आप चीज़ों को लक्ष्य करते हैं। तो जाहिर है कि जब आप एक उम्र में पहुँच जाते हैं तो आप तमाम संबंधों पर एक अधिक दूरी से, अधिक विस्तार से, अधिक कहीं किसी छोटी सी घाटी या ऊंचाई पर खड़े होकर जैसे हम मैदान की तरफ देखते हैं या पीछे छूटे हुए रास्ते की तरफ देखते हैं, वो देखना अधिक, उसकी संभावनाएं अधिक बन जाती हैं और तब आप उनका मूल्यांकन करते हैं कि जो अभी तक जिया और अब जो हमारे सामने है जी, जो शेष जीवन है, न केवल अपना जीवन बल्कि सभ्यता के जीवन को भी आप उससे जोड़कर देखते हैं, देख सकते हैं। हाँ, संसार के जीवन के, हमारे समय घर परिवार, आपके बच्चों से संबंधों में फ़र्क आता है उम्र के साथ, आपकी मित्रताओं में संबंध में फ़र्क आता है, आपके पड़ोस में संबंध में फ़र्क आता है मतलब उनके साथ एक समय का तत्व जुड़ जाता है, गुजरे हुए समय का तत्व। तो वहाँ से भी जब चीज़ों को आप देखते हैं तो अंततः एक कवि देखता है तो वही काम कविता भी देखने का उपक्रम करती है। जी, ये जो स्मृति की कविताएं हैं या कई बार कहा जाता है कि नॉस्टैल्जिया है इनमें, तो इन स्मृति की कविताओं से या स्मृति से हम लोग जो है किस तरह, एक कवि जो है किस तरह से ऊर्जा लेता है, अपने आप को लगातार जो है वो विरचित करता हुआ, अपने आप को लगातार नवीनीकृत करता हुआ स्मृति से किस तरह से लेता है चीज़ों को। देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि ये 3 क्षण होते हैं, माने पास्ट, हमारा गुजरा वक्त जी, वर्तमान और भविष्य। ये दरअसल एक ही क्षण में विन्यस्त होते हैं मूल रूप से। जो हम बात कर रहे हैं ये अभी अभी इतिहास था, ये वर्तमान था और अभी ये भविष्य में हम चले गए। इनका छोटे से अंतराल में तो इनको अलग करना कठिन होता है, लेकिन ये आपके जीवन के साथ रहते तो चले आते हैं जब तक आपकी स्मृति है। देखिए, मनुष्य क्या है, मनुष्य का जीवन उसकी स्मृति से ही संचालित है। यदि आपकी स्मृति इसी समय नष्ट हो जाए जी, तो आपका मनुष्य होना, जिस तरह से जो सक्रियता है मनुष्य होने की, सोचने विचारने की, वो भी वहीं के वहीं थम जाएगी। तो स्मृति हमारे लिए बहुत बड़ा औजार है। स्मृति कोई आपके ऊपर बोझ नहीं है। आप स्मृति को बोझ की तरह मानेंगे तो बोझ हो जाएगा, अन्यथा स्मृति आपको मार्गदर्शक भी है, वो आपके वर्तमान को भी संचालित करती है और भविष्य की तरफ देखने की दृष्टि देती है। इसलिए इतिहास को जब हम स्मृति की तरह देखें और स्मृति को जब हम इतिहास की तरह देखें तो वो हमारे भविष्य के निर्माण में, निर्मिति में सहायता करती है। तो आप महत्वपूर्ण है कि आप स्मृति को कैसे देख रहे हैं। नॉस्टैल्जिया में यदि आप गिर पड़े हैं, उसको यदि आप पुराना जीवन आज जीना चाह रहे हैं, इस तरह की खाई आपने बना ली है, इस तरह का कोई अवरोध बना लिया, तो वो तो स्मृति आपके लिए एक नकारात्मक तत्व हो जाएगी। लेकिन स्मृति को आप एक उद्यम की तरह, एक ऊर्जा की तरह, एक ऐतिहासिक दृष्टि की तरह देखते हैं, तो वो है आपके लिए काम की चीज़ है। और जितनी भी कहानियाँ क्या है, कहानी क्या लिखते हैं आप, स्मृति ही तो लिखते हैं। स्मृति, हाँ। आप भले उसमें भविष्य तो डालते हैं आप उसमें, पर उसका जो प्लेटफॉर्म होता है, उसकी नींव होती है, वो तो स्मृति होती है। हाँ। तो जितना भी साहित्य है वो स्मृति और विस्थापन, महत्वपूर्ण साहित्य में स्मृति और विस्थापन के बिना कोई साहित्य बनता नहीं। जी, इसमें आपकी लंबी कविता है शोक सभा, मुझे लगता है ये 17-18 पेज की कविता है। इसमें कितना समय लगा होगा आपको लिखने में? देखिए, ये इसको लगा तो मुझे करीब काफ़ी समय लगा, 8-10 साल इस रूप में लगे कि एक टुकड़ा लिखा हो जाता था और वो छूट जाता था जी। फिर लगता था कि नहीं, इस कविता में अभी कुछ और चीज़ें हैं जो कही जाना है। इस तरह एक हिस्सा लिखने के बाद 1-2 साल वो पड़ी रही कविता। फिर आखिर में आते आते वो 2019 के आसपास जी उस कविता को पूरा, मुझे लगता है जितना समय इस कविता में लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से जो समय लगा है वो सारा समय जो है उस कविता में आया है। हाँ, पूरे पिछला दशक, देखिए पिछला दशक हमारे भारतीय राजनीति के लिहाज से, बल्कि विश्व की राजनीति के लिहाज से भी, और हमारे जो समय के बदलाव हुए हैं, तकनीक के बदलाव जो हुए हैं, जिस गति से तकनीक बढ़ी है, उन सब के लिए, और उसने जो मनुष्य उसके आगे दर्शक रह गया है। खास तौर पर आप देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे पास इस समय चल रहा है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सामने आके मनुष्य की बुद्धिमत्ता, उनका एक टकराव भी है, उनके बीच में एक द्वंद्व भी है।
उस पूरे समय को देखने की कोशिश भी इसमें की गई। मुझे ये कविता मैंने 2-3 बार पढ़ी। मुझे लगा कि एक समय, हमारे समय का एक कारुणिक दस्तावेज़ है। लगभग शोकांतिका की तरह से ये है। और मुझे इसको पढ़ते हुए याद आती है मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में, धूमिल की कविता पटकथा, आलोक धनवा जी हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं, उनकी कविता सफ़ेद रात। तो मैं इस कविता को इससे जोड़ करके देखता हूँ। लगता है कि जैसे ये जो है हमारे पूरे इस विराट समय को और समाज की तलछट को जो है खंगालने की कोशिश ये कविता करती है। आपको ऐसा लग रहा है तो ये मुझे इस रूप में एक अच्छी खबर है कि आप खुद एक बहुत अच्छे कवि हैं और उस नाते एक कविता के पाठक भी हैं। लेकिन ये कहना, ये मैं तो नहीं कहता कि इन कविताओं के परिप्रेक्ष्य में इनको कैसे देखा जाए, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि हाँ, इसमें जो हमारे समाज के जो सबसे निचला तबका है और जो समाज का सबसे उच्च तबका है, जिसको हम अमीरी गरीबी की खाई भी बोल सकते हैं, एक वंचित और सब कुछ प्राप्त उपलब्धि मूलक जो समाज है, उपलब्धता जिसको हो चुकी है चीज़ों की, उनके बीच में जो अंतराल है और उसके बीच में हम जो पूरा एक संसार बह रहा है, देखते हैं जो हमारा जीवन बह रहा है जी, उसके दोनों किनारों के बीच रखकर और उसकी विडंबनाओं को देखने की कोशिश भी है कि विडंबनाएं ही हैं जो हमें, हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं और उनसे हम कैसे पेश आएँ, कविता उनसे कैसा आचरण करे और उन चीज़ों की तरफ आपकी निगाह जा सके जी, जो अक्सर छूट जाती है। कलाएं क्या करती हैं, कविता भी एक कला का रूप है कि जहाँ आपकी निगाह नहीं जा रही है या देखकर भी जिन चीज़ों को, जिन कोनों किनारों को नहीं आप देख पा रहे हैं, या हम कह सकते हैं अशोक स्तंभ जैसे है तो उसके पीछे के शेर को आप नहीं देख पा रहे हैं, सामने से 3 ही शेर दिखते हैं, तो जो पीछे रह जाता है, जो हमारी निगाह से ओझल हो जाता है या ओझल होने के लिए बाध्य है अपने वस्तुगत कारणों से, उनको कैसे सामने लाया जाए, उसी कोशिश में हम सब अपना रचना कर्म करते हैं। एक छोटी सी कविता आप सुना पाएंगे हमारे दर्शकों के लिए? अच्छा, जरूर। 1-1.5 मिनट की कविता। हाँ, जरूर जरूर। मैं आपको कवि कर्म पर ही एक कविता सुनाता हूँ। जी, छोटी सी कविता है जिनमें शायद आपकी जो सवाल है उनका भी जवाब फिर नए सिरे से आ जाएगा। शीर्षक है कवि व्याकरण। जी। महज संज्ञा नहीं, सर्वनाम नहीं, विशेषण नहीं, अलंकार नहीं, कवि क्रिया है। जी। जब तुम उससे बात करते हो तो अनेक लोगों से बात करते हो। तुम्हें लगता है वह कोई निजी बात कह रहा है, लेकिन वह कई लोगों की तरफ से बोलता है। वह बहुवचन है, अव्यय है, समास है, संधि है। वह देखता है तुमने गलत दस्तावेज पेश किए हैं तो सबसे पहले वह ठीक करता है उनका व्याकरण, उनके हिज्जों और शब्दों को रखता है सही जगहों पर कि उनका मतलब तो वैसा रहे जैसा कि आपका इरादा है। यह काम वह बार बार करता है। वह पुनरुक्ति है, शब्द विचार है, क्रिया है। तुम चाहते हो कवि क्रोध ना करे, वह चाहता है कि तुम ऐसी हरकत ना करो कि कवियों को गुस्सा आए। वह तुम्हारे आगे चलता है मगर तुम पर निगाह रखता है। वह प्रत्यय है, उपसर्ग है, त्रिकाल है, प्रश्नवाचक है। बुहारता है तुम्हारी भाषा का झूठ और कचरा। कारक है, उभयलिंग है, कवि है, वह क्रिया है। बहुत अच्छी कविता और बहुत धन्यवाद अम्बू जी, आपसे आपके संग्रह पर बहुत अच्छी बातचीत हुई है। मुझे लगता है कि दर्शकों को इससे बहुत सारी चीज़ें और कविताओं को समझने में मदद मिलेगी। तो आपका भी धन्यवाद अनिल, धन्यवाद। आज हम बात कर रहे थे वरिष्ठ कवि कुमार अम्बुज से उनके नवीनतम कविता संग्रह उपशीर्षक पर। आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम को समय दिया, आप सभी का बहुत धन्यवाद।